ऑलराइट गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पार्ट 2। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी ना बच्चा पार्टी, होम अलोन पार्ट 1, होम अलोन पार्ट 2। So we'll continue our concept of accounting concepts and conventions. So we'll continue with home alone. Sorry, home alone part 2 nahi. Accounting concepts continued, called accounting concept part 2. Okay, accounting concepts part 2. Now, first item which we want to learn today is revenue recognition concept. Revenue recognition concept. Now, before I take this concept further, I just want to know one thing. हमने जब accounting equation का chapter पढ़ा था, I teach this topic slightly differently, but everybody knows that revenue leads to profit and profit increases capital. Revenue leads to profit and profit increases capital. सर समझ नहीं आया यार, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एक पेन 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का? 2 रुपए का। तो उसमें रेवेन्यू कितना था? 12। और कॉस्ट कितनी थी? 10। तो प्रॉफिट 2 रुपीज ऐड हो गया। बट अगर आप देखो मैथमेटिकली, कैपिटल्स में 12 रुपीज ऐड हुआ और 10 रुपीज माइनस हुआ, तभी तो नेट इफेक्ट 2 रुपीज का आया। सो वी ऑलवेज से व्हाट इज रेवेन्यू? सो रेवेन्यू लीड्स टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। सो टू बिगिन विद, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता क्या है? फर्स्ट वी नीड टू नो रेवेन्यू। कैन आई से it is the amount which is added to capital? It is the amount which is added to capital. So far so good. Why? As a result of business operations. ओ भाई, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, बिजनेस ऑपरेशंस। सर बड़ा ही गंदा पीजे था, चलो था तो था, क्या करें। नाउ, अब धंधा जब आप करते हो, जैसे हम इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी जानता हूं तो इसलिए बोल लेता हूँ, प्रोडक्शन इज नॉट ओनली ऑफ गुड्स बट ऑल्सो ऑफ सर्विसेज। तो रेवेन्यू किससे आता है? रेवेन्यू विच ए बिजनेस अर्न्स। सो रेवेन्यू इज अर्न्ड not only from sale of goods but also from sale of services. Not only from sale of goods but also from sale of services. Now, जब हम बात करते हैं सेल, अब ये तो सबको पता है, अकाउंटिंग ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, अप्रैल टू मार्च और जनवरी टू दिसंबर। जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, ये तो सबको पता है। तो ये टाइम पीरियड है ना, तो आपने जो सेल की होगी किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही की होगी ना, किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही की होगी ना। तो जब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉग्नाइज करोगे। और कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। सो कैन वी से बच्चों, इट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटर्मिन्स द टाइम पीरियड in which revenue is realized. So far so good. So revenue recognition concept determine the period in which revenue is realized. अच्छा यार, आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करो? मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया, 2-3 एग्जांपल लूंगा बिफोर आई राइट। फर्स्ट एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे और बेचने के बाद अभी तक गुड्स का टाइटल एंड ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी उस गुड्स का अभी भी मालिक कौन है? ए। क्योंकि सारा उस गुड्स का जो ओनरशिप है वो अभी तक बी को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्या ये सेल माना जाएगा? नहीं।
लेट्स टेक अ वेरी बेस्ट एग्जांपल। एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचने की बात की। मिस्टर बी ने उसे कुछ टोकन मनी कॉल्ड एडवांस भी दे दिया, बट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डेट है लेट्स से 2 महीने के बाद, और प्रॉपर्टी को उससे पहले आग लग गई, तो उसका मालिक बी थोड़ी है। अभी तक उसकी ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा? सो कैन आई से, ये प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत इजीली समझ आएगा। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, revenue is deemed to be realized when the title or ownership of the goods have been transferred. तो जब तक उस प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रांसफर नहीं होता, तब तक सेल कंप्लीट नहीं मानी जाती, एंड हेंस will B be liable to pay the amount? Will B be liable to pay the amount? No. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने गुड्स बी को बेचे, ए ने बी को गुड्स डिलीवर भी कर दिए, बी ने डिलीवरी भी ले ली, तो अब तो गुड्स का मालिक कौन है? बी। तो जब बी गुड्स का मालिक है तो ही इज लायबल टू पे द अमाउंट। सो व्हेन बी बिकम्स कॉल्ड, द बायर बिकम्स लायबल टू पे द अमाउंट, ए विल से मेरी सेल कंप्लीट, अब उन गुड्स को आग लगे फूक लगे हमें कुछ लेना देना नहीं। सो कैन आई से व्हेन ही मींस, यहाँ पे ही से हमारा क्या मतलब है बच्चों? बायर हैज बिकम legally liable to pay the amount. When B has become legally liable to pay the amount. Is this point clear? अब be careful, मतलब सर ए ने बी को गुड्स सेल करने के लिए एडवांस लिया। एडवांस लिया है, गुड्स का भी डिलीवरी थोड़ी हुआ है। इज इट अ सेल? नो। विल ए से मेरे को तो प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड कर दो, बिकॉज रेवेन्यू लीड्स टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल। नहीं, एडवांस लिया है, मेरा कल मूड बदल गया, मैं नहीं दे रहा यार गुड्स, ले अपना एडवांस वापस। अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप एडवांस वापस करोगे तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। मेक सेंस? आई रिपीट, तो merely a cash is received does not say that the revenue is recognized. वो advance cash भी तो हो सकता है, so is this point clear? So can I say revenue recognition is not related with receipt or receipt of cash? Revenue recognition is not related with receipt of cash. So far so good. Now आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लिया, अप्रैल फूल बनाया तुमको गुस्सा आया। 1 अप्रैल 20 को, आई रिपीट, 1 अप्रैल 20 को फर्म ए रिसीव्स एन ऑर्डर मिला है ना, मैंने गुड्स दिए ना उसने पैसे दिए, चाहे वो 10 करोड़ का ऑर्डर हो। क्या इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस। तो आने वाले क्लासेस में जब मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा
तो व्हेन आई विल से व्हेन ए फर्म रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर बी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री यू विल पास? तो पता है मेरे अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं, थोड़े से फिल्मी है वो, थोड़े से फिल्मी है वो, क्या बोलते हैं? सर अनिल कपूर की पिक्चर देखेंगे। उनका पागल हो गया क्या बोल रहा है? कहते हैं सर, वो बोलते हैं ना 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 ना, नो एंट्री। यस, ऑर्डर की तो कभी कोई एंट्री पास होती ही नहीं है। ऑर्डर की तो कभी कोई एंट्री पास होती ही नहीं है। 1 अप्रैल को फर्म ए ने ऑर्डर रिसीव किया और 1 मई विच इज लेबर डे, काम काज करके ए ने, काम काज करके ए ने गुड्स सप्लाई कर दिए, ए ने गुड्स सप्लाई कर दिए, ए ने गुड्स सप्लाई कर दिए। यानी सप्लाई कर दिए, बी को गुड्स मिल गए। और 10 मई 20 को मिस्टर बी पेज द मनी। तो बताओ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? देखो एक तो मैंने हिंट दे दिया, अप्रैल फूल बनाया, सबको गुस्सा आया, बोले तो 1 अप्रैल को नो थिंग हैज टेकन प्लेस, अनिल कपूर की पिक्चर, नो एंट्री। नो एंट्री मीन्स यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट, नो एंट्री मीन्स यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। अब पारी बचती है 1 मई की और 10 मई की, तो बताओ कब रिकॉर्ड करो? 10 मई को रिकॉर्ड करेंगे। एक बच्चा बोला, मैं कहा पागल है यार, अभी ऊपर लिखा था यार, कैसी बातें करता है। Revenue recognition is nothing to do with related to receipt of cash. The moment the goods have been transferred, this is the date when the title of the goods have been transferred. When the title of the goods have been transferred, the sale is complete. So revenue should be recognized when? On 10th of May or 1st of May? 1st of May. So revenue should be recognized on 1st of May. Now, बुक आपके पास है बच्चों, आप लोग बुक में से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं हाउ टू गो अबाउट इट। अब बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ सर्विसेज की वजह से रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये भी तो एक तरह के रेवेन्यू है। लेट्स से मैंने पीजी फॉर गर्ल्स खोल दिया, सर व्हाई नॉट पीजी फॉर बॉयज? लड़कियां कम दारू पीती हैं सर, आपको पता ही नहीं आजकल ज्यादा पीती हैं, सॉरी यार। रेंट जो भी है, मतलब नो पर्सनल कमेंट्स, काम की बात पे आते हैं। पीजी फॉर गर्ल्स और पीजी खोल दिया यार, पीजी से रेंट आएगा। बनिया बन के किसी को पैसा उधारी दे दिया, इंटरेस्ट आएगा। किसी के लिए काम किया तो कमीशन आएगा, ये भी तो एक रेवेन्यू है। इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें? सर बड़ा सिंपल है। रेंट कौन से महीने का आया? सर फेब 21 का, मार्च 21 का और अप्रैल 21 का। उनका कूल है ना यार। फेब मार्च का आप कब रिकॉर्ड करो? फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और अप्रैल 21 का, क्योंकि वो तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है ना, उसको आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिकॉर्ड कर दो। इट मींस ऑन टाइम proportion basis. So rent, interest and commission, these are the things which are earned for a particular period. So the period to which it belongs, called the financial year to which it belongs, it should be recorded as revenue for that period. So can I say these revenues are recognized on time basis? These revenues are recognized on time basis. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं एंड देन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, हर एक बात पे कहते हैं ना, देयर कैन बी समथिंग डिफरेंट टू इट कॉल्ड एक्सेप्शन टू इट। सर ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन का मतलब, हमने जैसे बोला कि रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ऑन टाइम बेसिस,
मतलब सर नहीं समझ आया, एक बार दोबारा छोटा सा बता देता हूँ। अगर फेब 21 में मैंने फेब, मार्च और अप्रैल का रेंट रिसीव किया, तो कैन आई से Feb and March will be treated as revenue and April belongs to next financial year, क्योंकि these 2 years, sorry, months comes in financial year 2021 and this comes in 21-22. So this is revenue, this is unearned revenue. तो बच्चों प्लीज याद रखना, जैसे घर के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, वैसे ही मैं कहता हूं बिवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? गलती नहीं करनी, पूरी 11th क्या जिंदगी भर परेशान रहोगे। रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू, एंड द थर्ड टर्म इज एक्रूड रेवेन्यू। तो हिंदी में अगर बोलूं, इनमें से जो रेवेन्यू है वो बल्ले बल्ले है, कैपिटल में प्लस। रेवेन्यू रिसीवेबल कॉल्ड एक्रूड रेवेन्यू, लेना बाकी इज एन एसेट। अनअर्न्ड रेवेन्यू, पैसे ले लिए, सर्विसेज देना बाकी, इज ए लायबिलिटी, सो इट विल गो टू बैलेंस शीट in the current financial year to be recorded as revenue for the next financial year. I hope I'm able to clear. Still किसी को doubt हो, you can phone a friend and I am your friend forever. Now exception to the revenue recognition rule. Exception to the revenue recognition rule. सर बेस्ट एग्जांपल कुछ ले सकते हो? मैंने सबसे पहले लिया लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने सबसे पहले लिया पुत्र लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यार देखो, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं सलमान भाई का घर बनाऊंगा। भाई तेरा घर बनाने में ना मुझे 4 साल लगेंगे। अब घर तो कंप्लीट होगा 4 साल बाद, मेरी सर्विसेज कंप्लीट होंगी 4 साल बाद, तो क्या मैं 4 साल तक इनकम ही नहीं बुक करूं? मैं क्या रोटी गुरुद्वारे खा रहा हूँ ना? तो कुछ तो प्रॉफिट में अर्न कर रहा हूँ ना। अगर मैंने उसका 4 मरला, 4 माला, हिंदी में बोलूं 4 माला, इंग्लिश में बोलूं तो 4 story बिल्डिंग आई हैव टू मेक, एंड आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दैट कंप्लीट हाउस, एटलीस्ट certain percentage of work I have done. So proportionate income which could have became due on making that first floor should be recognized. तो वहां पे मुझे कंप्लीट सर्विसेज होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। सो कैन आई से recognize प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू। प्रोपोर्शनेट मींस 100 में से अगर 20% काम कंप्लीट हो गया तो आप अपना 20% का रेवेन्यू बुक कर लो। लेट से 500 करोड़ का घर बनाना था और मुझे लगता है मैंने 20% काम कर दिए, 500 करोड़ का 20% 100 करोड़, तो बुक द रेवेन्यू है 100 करोड़। सो recognize proportionate part of the revenue. Recognize proportionate part of the revenue on the basis of contract completed. नंबर 2 एक्सेप्शन में बात कर रहे हैं बेटा। नंबर 2 की बात करते हैं। माइनिंग, कोयला काला है, कौन सी पिक्चर थी? भाग मिल्खा भाग। वहां पे उसका मुंह काला हो जाता है ना, ट्रेन के ऊपर भाग रहा होता है। सो माइनिंग के अंदर क्या होता है? माइनिंग के अंदर क्या होता है कि यार आप कोल को एक्सट्रैक्ट करते हो, एक बार कोल एक्सट्रैक्ट हो गया बिकना तो है, बट अभी तक तो हम ये कह रहे थे जब तक हम टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे हम सेल कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसी को तो एक्सेप्शन कहते हैं। तो माइनिंग के केस में हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? revenue is recognized in the period in which production is made. Production means coal extract कर लिया, production means coal extract कर लिया। सेल होता रहेगा,
सर सेल तो हुआ नहीं, तभी तो एक्सेप्शन कह रहा हूं। तो यहां पे मुझे सेल से कुछ लेना देना नहीं है। irrespective of the fact irrespective of the fact whether sale is made in the same financial year or not. कोल निकाल लिया ना, जितना कोल निकाला उसकी हमने सेल वैल्यू निकाली, रेवेन्यू उसका रिकॉग्नाइज कर दिया कि कितने पे बिकेगा। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं। देन द थर्ड पॉइंट इज, आपको पता है आपके मम्मी पापा घर इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं जब वो आउटराइट परचेज नहीं कर पाते, मतलब सारे पैसे नहीं दे पाते। अब मम्मी पापा ने जिन लोगों से लोन लिया, उन लोगों ने लोन जब दिया तो उसके मम्मी पापा अब इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। और जब मम्मी पापा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, सबको पता है एक पिक्चर भी आई थी संजय दत्त की, एकदम सुपर फ्लॉप मूवी 10 साल पहले, EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, हर इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो तो रेवेन्यू पोर्शन है, क्योंकि वही तो उसने कमाया। यार बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया, 110 रुपए उसे वापस मिलेंगे, तो 10 रुपए का ही तो इंटरेस्ट है। बट वो 100 रुपए बैंक को मिलेंगे 4 साल में, तो पूरा इंटरेस्ट मैं फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उतना इंटरेस्ट एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा जितना उस इंस्टॉलमेंट में मैंने इंटरेस्ट कलेक्ट किया। सो कैन आई से सेल इन केस ऑफ sale on installment basis, in case of sale on installment basis, amount collected in installment, full amount नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा ही प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर है, उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न किया है एज इंटरेस्ट, अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट। सो ऑल अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर मैं फटाफट से रिकॉल करूं, revenue leads to profit and profit increases capital, that's why revenue is added to the capital. रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड कॉल्ड ओनरशिप और द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड। merely रिसीविंग द कैश इज नॉट अ रेवेन्यू। मैंने एडवांस रिसीव कर लिया, मेरा कोई अभी तक गुड्स तो मैंने सप्लाई नहीं किया। तो जब तक बायर डज नॉट बिकम लायबल टू पे द अमाउंट, रेवेन्यू इज नॉट डन। नाउ रेंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन, they are also revenue, but they are recognized on टाइम बेसिस, द वे आई हैव टेकन एन एग्जांपल। तो करंट ईयर में अगर मुझे कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का मिल गया, वो इस साल का रेवेन्यू नहीं है, इस साल का तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, कॉल्ड रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी। एक्सेप्शन मैंने आपके साथ कर ही ली, सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट कलेक्टेड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। In case of long-term contract, only the proportionate revenue should be recognized. And in case of mining, the moment the production is done, revenue should be recognized irrespective of the fact whether the sale is complete or not. आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे फटाफट से, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट, भाई मैं शादी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे ना, आजकल के बच्चे बड़े ही फास्ट हैं यार, कहते सर मैचिंग मैच, और भाई मैं मैच मेकर नहीं हूँ यहाँ पे कोई। मैचिंग का मतलब है भाई बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने 12 महीने काम किया, मैंने 12 महीने सेल की, सेल जो की वो मेरा रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंस भी तो इनकर किया, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने कुछ खर्चा भी तो किया, विच इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप अपने रेवेन्यू को उस पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैच करेंगे, और दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपको समझ आ जाएगा क्या? 12 माइनस 10 2, ये 12 मंथ्स लिखे थे पुत्र। 12 मतलब रेवेन्यू, 10 मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 मतलब पाए से मेरा मतलब है, जो बच्चे पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पाए से मेरा मतलब है प्रॉफिट। सर पाए का मतलब तो 22/7 होता है, भाई मैंने भी आता है इतना मैथ्स, बट मेरे लिए पाए का मतलब प्रॉफिट है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, so it is very important concept
for the correct determination of profit. For the correct determination of profit. It is a very important concept for the correct determination of profit. Now, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको रेवेन्यू को किससे मैच करना पड़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंस से। आपको रेवेन्यू को किससे मैच करना पड़ेगा? रेवेन्यू से। यानी जितनी भी आपने कॉस्ट इनकर की है, इट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू, इट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू फॉर विच इट इज इनकर्ड। तो अगर मैंने एग्जांपल लो 100 पेन सेल किए हैं, तो उन 100 पेन्स की कॉस्ट प्लस उन पेन्स को बेचने के लिए जितने भी मैंने इंसिडेंटल एक्सपेंस किए, वो मुझे सारे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले, बोले तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? सो हेंस द मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। प्रॉफिट के लिए आपने पहले क्या लिखा? रेवेन्यू फिर कॉस्ट ना। सो कैन आई से फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, पहला वर्ड क्या है? रेवेन्यू। अरे इसमें नहीं, इधर देखो ना। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब जब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, देन कॉस्ट incurred for generating this revenue, which is called revenue expenditure. Cost incurred for generating revenue should be recognized. सर, मेरे को इन गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, मैंने उसमें से पेमेंट तो अब बड़े प्यार से सुनना, मैंने उसमें से पेमेंट तो सिर्फ 10 महीने की है बेटा, लेकिन खर्चा तो 12 महीने का ही लिखना पड़ेगा ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट को याद करो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को याद करो। तो जब आप मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, अगर आपने रेवेन्यू 12 मंथ्स का लिखा है, तो आपको एक्सपेंस कॉल्ड कॉस्ट कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कितने मंथ का लिखना पड़ेगा? 12 मंथ्स का। So cost incurred for generating revenue should be recognized whether paid or not. कहने का मतलब आपने 10 मंथ का पे किया, 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को भी रिकॉर्ड करोगे। That will become a part of expenditure of the current year. That will become a part of expenditure of the current year. So आप सबको पता है, ये मैं एक टर्म लिख रहा हूं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज द नेम इटसेल्फ सेज। आपको अपने प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, कॉल्ड नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, सर नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, बताया था, अभी सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। सर समझ नहीं आ रहा, अभी समझ लो इतना ही। ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हिंदी में लिख रहा हूं, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट एक्सपेंस बिलोंग्स टू करंट ईयर, बिकॉज दैट एक्सपेंस बिलोंग्स टू करंट ईयर। यानी ऐड कर दोगे करंट ईयर के एक्सपेंसेस में, एंड कैन आई से सब्ट्रैक्ट कर दोगे किसको? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर लेट से मैंने साल के बीच में इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस कंपनी को, बड़े ध्यान से सुनना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को तो मैंने 12 महीने के पैसे दिए, बिकॉज इंश्योरेंस गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर पेड फॉर 12 मंथ्स अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। तो मैंने जो इंश्योरेंस पे किया 1 साल का, उसमें कुछ एक्सपेंस इंश्योरेंस
एक्सपेंस मैंने इनकर किया फॉर द करंट ईयर और कुछ मैंने पे किया फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया उसकी सर्विसेज तो मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेंगी ना। उस इंश्योरेंस की वजह से मुझे करंट ईयर में तो कोई बेनिफिट, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ। सो दैट इज व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते वक्त जितने भी आउटस्टैंडिंग्स हैं एम्बुलेंस प्लस कर दो बिकॉज देट बिलोंग्स टू करंट ईयर। और जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस है सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, माइनस कर दो बिकॉज दे बिलोंग्स टू, ये देखो आगे जा रहा है, नेक्स्ट ईयर। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस गेट्स subtracted and outstanding expenses get added in the current profit and loss account for a matching concept to find out the correct net profit or loss for the year. Is this point clear, bacho? Now another point which I want to discuss, the goods which remain unsold during the year. Sir, हमें पता है, we call them as closing stock. सर स्टॉक का दूसरा नाम सर आपने सिखाया था, याद रखना बेटा, टीचर्स कहीं पर मजे ले लेती हैं, ले भी सकते हैं, मतलब मेल फीमेल जो भी। स्टॉक का दूसरा नाम बच्चा पार्टी इन्वेंटरीज। क्लोजिंग स्टॉक इज द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड। मैंने पैसे तो इस साल उन गुड्स के दिए थे, बट क्या मैंने उसको बेचा? नहीं। जब तक बेचा नहीं मैंने उसका रेवेन्यू अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया तो उस गुड्स की कॉस्ट मेरा इस साल का एक्सपेंस नहीं है। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो गेट्स, yes guys, closing stock also gets subtracted because it is not an expense to be, it is not to be recorded as an expense of the current year because these goods are not yet sold, so they are carried forward। और ये तो सबको पता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, carried forward as opening stock। So far so good बच्चों। Now similarly रेवेन्यू, मैंने गुड्स बेचे, वो कहता है पैसे अगले साल दूंगा, मैं कहा दे देगा ना, कहता दे दूंगा, बेटा बेचे तो इसी साल है ना। और रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड टाइटल हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड इफ यू गो टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया ना, तो अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है तो मुझे रिकॉर्ड करना है। सर पैसे तो अभी तक मिले नहीं बच्चों, मेरे रिसीट ऑफ कैश से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट इज व्हाई इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल जिसको आप क्या बोल सकते हो मेरा बच्चा पार्टी, एक्रूड रेवेन्यू गेट्स एडेड। तो मैं तभी करके बच्चों अपने बच्चों को सिखाता हूं आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू करंट ईयर वेदर इट इज एन एक्सपेंस और इट इज अ रेवेन्यू, एंड unearned or prepaid belongs to next year, they get subtracted। So all about बच्चों matching concept, all about matching concept। Now comes objectivity concept। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बच्चों मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज नाउ यू गोना हैव एमसीक्यूज ऑन देम, सो दे कैन फ्रेम एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड what exactly it means and how it works। now objectivity, जब आप ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हो, देखो लाइफ के आपके क्या ऑब्जेक्टिव है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे आज अकाउंट से मतलब है। अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? अकाउंट्स कहता है all accounting transactions, all accounting transactions should be recorded in objective manner। सर ऑब्जेक्टिव मैनर एज जब मैं कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे ये सोच के रिकॉर्ड नहीं करना कि उसकी वजह से यार उसको फायदा होगा तभी रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, मुझे रिकॉर्ड करना है। मुझे किसी को फेवर करने के लिए रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज I have to present a true and fair view of the financial position of the business। That's why in an objective manner means free
फ्रॉम पर्सनल, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मतलब किसी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, ऑफ कि मेरे बॉस खुश हो जाएंगे, ईदर द मैनेजमेंट, मैं देसी स्टाइल में बोलूं, हेरा फेरी नहीं करनी, ईदर द मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट। सर, अरे अकाउंटेंट को खुश करने के लिए एक्सपेंस ज्यादा बुक कर दिए सर, ये पैसे बच गए, आप ले जाओ। That is what it means. So either the people who are the management of the accounts or of the business or the accountant who prepares the account, यानी खुद के लिए। So all the transactions should be recorded in an objective manner, means it should be free from personal biasness. किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मुझे उसे रिकॉर्ड नहीं करना, किसी को फायदा करने के लिए मुझे उसे रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे पर्सनल बायसनेस से रिकॉर्ड करना है। सर क्या आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो? यस। नाउ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस अगर मुझे रिकॉर्ड करनी है, यानी मुझे सामने वाले को दिखाना है मैंने किसी की फेवर नहीं की, तो मेरी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सर ट्रांसपेरेंट मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में समोसे मंगवाए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में समोसे मंगवाए एम्प्लॉइज के लिए, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, 20 समोसे थे। अब कोई गिनने बैठेगा किसने एक खाया किसने दो खाया? आरुषि है, वो कितने खाती है? एक, छोटा सा पेट है उसका। एक हमारा वो है बाबू राव गणपत राव आप्टे, नाम है मेरे स्टूडेंट का, यार क्या हो गया फिर? 4 समोसे खा जाता, मोटा ना हो तो। सॉरी यार, बुरा मत मानियो, ठीक है, सॉरी। 4 समोसे खा जाते हैं, किसी को थोड़ी पता कौन कितने खा रहा है। टोटल एक्चुअल में समोसे तो लगे 20, टोटल एक्चुअल में समोसे तो लगे 20, मैंने बिल बनवा लिया 30 का। ये हेरा फेरी कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी। तो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस का मतलब है आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाया, देखो हेरा फेरी की बात नहीं करेंगे, आपने 20 समोसे मंगवाए, आपने 20 समोसे का बिल लगाया, बिल लगा दिया, आपने खर्चा बुक किया, तो सामने वाले के पास जो भी आपके अकाउंट्स चेक कर रहा है उसके पास हिसाब पहुंच गया कि हाँ भाई इसने जो खर्चा किया था उसका इसने हिसाब किताब दे दिया। नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट, अंग्रेजी में बोलूं एविडेंस। जैसे कहते हैं ना खून उसने किया है, क्या एविडेंस है? वैसे ही 20 समोसे मंगाए 200 रुपए गया है, क्या एविडेंस है? ये रहा दुकान का बिल, ये रहा दुकान का बिल। सो who prepares the account, that is what I meant. So it is possible only, it is possible only, it is possible only when each transaction, when each transaction is supported by verifiable document, verifiable documents and vouchers, such as vouchers। सर ये वाउचर्स होते क्या हैं? पढ़ेंगे, कैश मेमोस, इनवॉइस, एक्सेट्रा। देखो वाउचर को मैं अभी थोड़ा सा पेंडिंग कर देता हूँ, ये दो टर्म बड़ी आसानी से आपको समझा सकता हूँ। जब आप मार्केट से गुड्स खरीद के लाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, नीड्स वगैरह, यार नीड्स, सुपर स्टोर, सुपर मार्केट्स, आपने गुड्स खरीदे, पैसे दिए, वो आपको एक बिल दे देता है, उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो, बिकॉज यू आर बाइंग द गुड्स फॉर कैश, बिकॉज यू आर बाइंग द गुड्स फॉर कैश। सो दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ना, कि आप जो गुड्स खरीद के लाए, ऑफिस में जो आपने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी का बिल लगा दिया, दैट इज कैश मेमो। अगर आपने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीद के लाए तो वो आपको देता है इनवॉइस, ऊपर लिखा होता है इनवॉइस ऑब्लिक बिल नंबर, जीएसटी नंबर, फलाना डिमकाना, नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी। सो दीज आर कॉल्ड माय सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स।
These are called my support documents which act as a documentary evidence. Now आज की लास्ट बात, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, 5 मिनट और दूंगा मैक्सिमम। ये जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है ना पुत्र, ये जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस तभी हो सकता है व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय अ वैलिड वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। वैलिड वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। नाउ वैलिड वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट के लिए आप सोर्स डॉक्यूमेंट लगाते हो बेटा, तभी करके याद करो। होम अलोन पार्ट 1, सॉरी यार, अकाउंट्स पार्ट 1 जब हमने शुरू किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था हम अपने फिक्स एसेट्स को, मशीनरी, बिल्डिंग को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट का बिल मेरे पास है, मैंने 1 लाख का खरीदा, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं तो मैं उसे वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उस मार्केट वैल्यू का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं है। सो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, guys, this objectivity concept is one of the reason for adopting historical cost concept. So all about accounting concepts जो मैं आपको सिखाना चाहता था, इसी बेसिस पे हमने सारे अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा। नाउ मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, आप समझ गए हो व्हाई इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट में कॉस्ट का तो बिल मेरे पास है, लेकिन मार्केट वैल्यू का बिल है। देखो अगर आप गफार मार्केट से नंबर 2 का खरीद के लाए फिर तो वारंटी भी नहीं मिलनी, वो बिल भी नहीं देगा, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। सर क्या ये बिल होता है, एक बच्चे ने पूछा। हम जाते हैं मार्केट में गुड्स खरीदने, कुछ दुकानें होती हैं वो ऊपर ऐसे ही ये प्लेन सा पेपर होता है, इस पे लिख देती हैं ऐसे गंदा गंदा, ये 50 रुपए का, ये 60 रुपए का, 110 रुपए। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल के का काम करता है। जब अमाउंट बहुत छोटी है, जब फिनोमिनल अमाउंट होती है, तब आपको पक्का बिल चाहिए होता है। इसको हम अंग्रेजी में देसी स्टाइल में बोल देते हैं कच्चा बिल। तो मिसलेनियस छुटपुट एक्सपेंस के लिए ज्यादा टेंशन नहीं ली जाती, बट अदरवाइज सोर्स डॉक्यूमेंट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो बिल है, मार्केट वैल्यू, अब जैसे वो पिक्चर है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो मार्केट वैल्यू को वेरीफाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। SRK, ठीक है। सो जब हम SRK की बात करते हैं, शाहरुख खान, उसके बगैर मेरी क्लासेस इनकम्प्लीट है।